जन साहित्य मंच जनवादी लेखक संघ की तरफ से आज लाइव पर जो अवसर दिया है, मैं जनवादी लेखक संघ का आभारी हूँ। और जो विषय मेरे को दिया है वो इतिहास और समाज दिया है। इतिहास और समाज जिन गुरु से या गाइड से मैंने सीखा है, मैं उनका भी आभार प्रकट किए हुए नहीं रह सकता, जिनमें विशेष तौर पर डॉक्टर BL वाधाणी, रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर व्यास, आशीष व्यास, विधा उपाध्याय राजस्थान यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटियों ने जो मेरे को सहयोग दिया है, मैंने इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज भी मैं अपने आप को इतिहास का विद्यार्थी समझता हूँ। और इतिहास की एक शाखा, उसकी बुनियाद, एक रूट जो जड़ है, उसके अंदर मैं काम करता हूँ। इतिहास को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक भौतिकवादी तरीका, एक गैर भौतिकवादी तरीका। मैं भौतिकवादी तरीके का पक्षधर हूँ, जिसमें वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इतिहास का महत्व समाज के बाद है, क्योंकि समाज है तो ही उसका इतिहास है। समाज अपने पीछे बहुत सी एविडेंस, बहुत सी चीजें छोड़ जाता है, जिनको संकलन करना हमारा काम है। जो इनके मुख्य दो आधार हैं, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, उनको यदि हम नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, तब इतिहास के अंदर हम भी भटकते हैं और आने वाले विद्यार्थियों को भी भटकाते हैं। इसलिए जिस जगह, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उससे हम कटकर नहीं रह सकते, उसका असर हम पर आता है। फिर भी बहुत से विद्वानों ने इतिहास के बारे में जो खोज खबर की है, और उन खोज खबर को पढ़कर, उनका अध्ययन करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो इतिहास में, भारत का इतिहास जो मेरे साथी जो लोग पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में, जिनको हम शैक्षणिक, एकेडमिक के लिहाज से लेते हैं, उसमें शायद वो सारे तथ्य नहीं है। उनके पीछे मूल भावना यह है कि कोई भी विषय अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, हर विषय एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसी राज व्यवस्था होती है, वैसा ही वो अपने अतीत का वर्णन कराना चाहती है। जो राज व्यवस्था के हित में होता है वो उसके अंदर लिखती है। और यहाँ इतिहास को देखने के लिए गैर भौतिकवादी तरीका इतना ज़्यादा समाज में हावी है कि उससे आगे हमें बढ़ने ही नहीं देती। फिर भी बहुत से ऐसे विदेशी इतिहासकार आए, बहुत से ऐसे यात्री आए हैं जिन्होंने यहाँ के यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। और यात्रा वृत्तांत के बाद जो खुदाई हुई है, उनसे ये चीज़ और आगे बढ़ा है। और विदेशी जो यात्री थे, जिन्होंने निष्पक्ष कुछ चीज़ों का वर्णन किया है, उन्होंने तथ्यों को जो इकट्ठा किया है, वो हमारे यहाँ गैर भौतिकवादी तरीके में नहीं थी। गैर भौतिकवादी तरीकों में हर चीज़ को ले जा करके रामायण और महाभारत में उलझा दिया जाता है। आज भी कोई तय नहीं कर पाया इतिहासकार कि रामायण काल कब था और महाभारत काल कब था। यदि उन कहीं भी हम सम्मतों का एविडेंस देखते हैं, हम सम्मतों के बारे में पढ़ते हैं, तो भारत में 32 तरह के सम्मत प्रचलन में है, जिनका एक जगह यदि अध्ययन कोई भी इतिहास का विद्यार्थी करना चाहे, तो इतिहास के महत्वपूर्ण एक पीलर राजस्थान में हीरा शंकर गौरीशंकर ओझा हुए हैं, जिन्होंने 1895 में एक किताब लिखी, प्राचीन लिपिमाला, जो आज दुनिया के तमाम म्यूजियमों में वो किताब है।
उन्होंने पूरा विस्तार के साथ उन 32 संवतों को बताया है। और लिपियों के बारे में भी मैं भी शिलालेख पढ़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ उसमें बहुत शिलालेख हैं। क्योंकि दूसरा एक आज इतिहासकार के लिए ज़रूरी भी हो गया कि उसके लिए लाइब्रेरी ही नहीं, उसके साथ एक लेबोरेटरी होना भी ज़रूरी है, नई इलेक्ट्रॉनिक, जिससे कि वो उनका अध्ययन कर सके। लेकिन फिर भी मैं गौरीशंकर ओझा के सामने नतमस्तक होता हूँ कि जिन्होंने एक जगह 84 लिपियों का वर्णन किया और बहुत शिलालेख पढ़ करके उन्होंने इतिहास को एक क्रमबद्ध रखा। उस क्रमबद्ध की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और मैं विशेष तौर पर राजस्थान में कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का कोई ना एक शासन था, ना किसी एक के अधीन रहा। और राजस्थान के अंदर जिनको 36 राजवंश या कबीले कहा जाते हैं, जिनकी हुकूमत थी, सबसे पहले उनका सारा संकलन जो है कर्नल जेम्स टॉड ने किया, जिसने 36 राजवंशों के आधार पर राजस्थान का इतिहास लिखा। और जो उसने एंटिक्विटी अपनी जो किताब है राजपूताना के इतिहास में जो कुछ लिखा है, शायद वो भारत में रहकर नहीं लिख सकता था, क्योंकि उससे बहुत से सामंत और राजा उसके पक्ष में नहीं होते। उसने एक सबसे बड़ी बात हमें ये बताई, मैंने भी मेरे आदरणीय गुरु और दोस्त श्री हरीश जी बादाड़ी से एक बात सीखी कि साहित्य की एक अलग भूमिका होती है और इतिहासकार साहित्य से स्रोत उठाता है। कर्नल टॉड ने भी अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, भगवत गीता है, महाभारत है, इन सब चीजों से उन्होंने बहुत स्रोत लिए। और एक आज जो जातियों में दो जगह जो विभक्त जातियां हैं जो अपने आप को प्राचीनता की तरफ बात करते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, उन्होंने इन 36 कबीलों का जो वर्णन किया है, उन्होंने बड़ी खुलासा किया है कि कितने सूर्यवंशी हैं, कितने चंद्रवंशी हैं और कितने जो है एक तीसरा और आया है अग्निवंश। तो ये सारे जो इन 3 में उन्होंने डिवाइड किया है। और उन्होंने किसी समय सारी जातियां का निकास वो मानते हैं कि एक ही जगह से है, और इनका उद्गम शक या जिनको हम सेथियन कहते हैं उनसे है। उन जो 36 राजवंशियां माने जा रहे हैं, उनमें हुण भी है, उनमें जाट भी है, उनमें परिहार भी है, उनमें सोलंकी भी है, उसमें और भी बहुत से, लेकिन उसमें राजपूत शब्द नहीं है। राजपूत शब्द सबसे पहले इतिहास के दृष्टिकोण से हम देखें तो 1826 में जब स्टार्ड की किताब प्रकाशित हुई तो वो इस शब्द को देने वाला था। और उसने जो भी शासक थे उन शासकों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके एक नाम दे दिया। और इस इलाके का नाम भी पहले उसने राजपूताना दिया, आज़ादी के बाद उसका नाम राजस्थान हो गया। लेकिन इन कबीलों के अलावा उसमें गुजर भी थे, उसमें जाट भी थे जिनको जिट कहते हैं। और उन्होंने उनके इतिहास में लिखा कि 14वीं शताब्दी तक ये अच्छी कंडीशंस में थे और ये लोग सिंध के आसपास थे। सिकंदर के हमले के बाद में भग कर के राजस्थान में आकर के बसे। हम जब समाज का इतिहास लिखने बैठते हैं तो आज, क्योंकि भारतीय इतिहास में वर्गीय तरीका नहीं है, यहाँ जातियां हैं और वर्ण हैं। मोटे तौर पर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें तो यहाँ 2 जातियां थी, एक शारीरिक श्रम करने वाले और एक मानसिक श्रम करने वाले। जब मानसिक श्रम करने वालों को, शारीरिक श्रम वालों को आपस में लड़ा करके वो सत्ता पर काबिज हो गया। इन सामंतों की सिर्फ इतनी ही छोटी सी स्थिति है। और वो सामंत आगे चल करके उन शारीरिक श्रमों के पास जो भी अत्याचार हुए हैं, जो भी बिखराव आए हैं, जो भी आपस में लड़े हैं, कर्नल टॉड को अपने इतिहास में लिखना पड़ा
कि राजस्थान के अंदर प्राचीनता के इतने अवशेष मौजूद हैं कि इन्होंने आपस के झगड़े के अंदर इतनी परिस्थितियां खराब कर दी कि हम उनको आज संकलन नहीं कर सकते, और संकलन नहीं कर सकते, और संकलन करना बड़ा कठिन हमारे लिए हो गया है। ये बात जब सिद्ध हुई कर्नल टार्ड के बाद में, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई उसके बाद में हुई, और अभी लेटेस्ट जो खुदाई हुई है आज़ादी के बाद में डीडवाना के पास एक इंडोला की ढाणी, जिसपे डॉक्टर व्यास ने किताब भी लिखी है, और उसमें मेरा आर्टिकल भी राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफिक्स कांग्रेस में छप चुका है। सारी उसकी एविडेंस है, और वहाँ जो स्टोन और बोन्स के जो टूल्स मिले हैं, हड्डियों के और पत्थरों के जो औजार मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग हो गई, और वो लंदन के म्यूजियम में, बर्लिन के म्यूजियम में आज सुरक्षित है, और उनकी कार्बन डेटिंग का उनका काल आता है 3,90,000 वर्ष। आज जो हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं सिर्फ 5,000 वर्ष का, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से। तो इतिहास के अंदर अभी भी 3,85,000 वर्ष डार्क जोन है, बीच में गैप है। इस गैप को भरने के लिए हजारों शोधार्थी चाहिए। इन हजारों शोधार्थी से जाकर के कितने काम करने की जरूरत है। अब उस शोध के ऊपर हमारे सामने सबसे बड़ी अड़चन आ जाती है कि उसमें राज व्यवस्था का रुख क्या है, वो उसमें इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए हितकर है या नहीं है। हम यदि हमारी राज व्यवस्था के इतिहास के रूप में देखें तो हमें सिलसिलेवार मौर्य काल से लेके और ब्रिटिश काल तक भी कुछ क्षत्रप बीच में रहे हैं। जो क्रोनोलॉजी मथुरा म्यूजियम की है, नेशनल म्यूजियम की है, कलकत्ता ने जो क्रोनोलॉजी निकाली है एविडेंस के आधार पे, उनमें भी कुछ टुकड़ों के अंदर खालिस्तान है, डार्क जोन है, जो डार्क जोन को भरना है। लेकिन हमें सिस्टमेटिकली मिलती है, व्यवस्थित मिलती है। उसके बाद में मुख्यतया तुर्क काल के बाद में, जिनको सल्तनत काल के नाम से पुकारा जाता है, मुगल काल से पहले का, उसके बाद में जब कागज आ गया तो व्यवस्थित मिलती है। और एक तरफ अभौतिकवादी जो एक तरह का पैरासाइट एलिमेंट है, वो लोग कहते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में बड़ा गर्व है। गर्व, मेरे को भी मेरे देश पर गर्व है, क्योंकि दुनिया में मेरा देश एक विचित्र देश है। मेरे देश के पास आब हवा, मेरे देश के पास मानसून, मेरे देश की सी मिट्टी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन जब इतिहास की बात देखते हैं तो 12वीं सदी में महमूद गौरी जो भारत में आया और अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया, और वो गुलामों ने 300 वर्ष शासन किया। बड़ी अजीब बात है कि हम गुलामों के गुलाम रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है। किस बात का गर्व है? उसके बाद में कोई भारत नाम का देश नहीं था। अंग्रेजों ने भी इसको एक उपनिवेश के रूप में लिखा, ब्रिटिश इंडिया लिखा। और ज्यादा मैं इसके गहराई में नहीं जाता, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब सीधी ब्रिटिश हुकूमत बनी तो अंग्रेजों ने जो शोध की, वो शोध इसलिए नहीं की कि वो हमें सही इतिहास की जानकारी दे। उन्होंने शोध इसलिए, अंग्रेजों ने भी यही किया। और भारत में अंग्रेजों ने उन सब राजा महाराजाओं को जिंदा ही नहीं रखा, उनकी रियासत में उन्होंने दखल देना बंद किया। और भारत दो जगह बटा हुआ था, एक सीधा ब्रिटिश भारत था, एक प्रिंसेस भारत था, 2-3 टुकड़े फ्रांसीसियों के पास भी थे, पुर्तगालियों के पास भी थे एक आधा टुकड़ा। और यहाँ जो जनता को, समाज को बदलने के लिए, क्योंकि आज इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जो लोग ये ख्यालात रखते हैं, जो लोग ये हिम्मत करते हैं कि हमें इस समाज में बढ़ना है, तो उसको अपने अतीत को उनको ढंग से उसको समझना पड़ेगा।
तो जब अतीत को हम ढंग से समझते हैं तो हालत यह है कि 15 अगस्त 1947 पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई मायना नहीं रखती। 15 अगस्त 1947 केवल ब्रिटिश इंडिया के लिए मायना रखती है। मैं जिस इलाके में हूं, सीकर में, वहां का जो राजा का जो पत्र आदेश है, उस आदेश में 30 जून 1954 को लिखा हुआ है कि आज मैं मेरे सारे हक और हुकूक इस राजस्थान सरकार को देता हूं। आज रियाया जो प्रजा है वो मेरा हुक्म नहीं पाल कर इनका हुक्म माने। तो हमें पता ही नहीं था कि 47 में आजादी आई है। तो ये जो सिलसिलेवार जो बातें हैं, आज जो उदाहरण बनाए जा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम में सामंतों के, राजा महाराजाओं के जो नजीर उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन उदाहरणों से ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जिसके पास हुकूमत आ गई उसको हुकूमत छोड़नी नहीं है। नहीं तो क्या वजह है? विवाद होता है और आखिर में फिर उनको मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे उनकी पृष्ठभूमि किसी की नहीं देखी जाती। इतिहासकार यदि एक बात लिख देते, वो सत्ता के दबाव में नहीं आते, तो उनको लिख देना चाहिए था कि भारत के मुसलमान जो है वो जिस इलाके से आए हैं वो भूखा इलाका था। उनके पास घोड़े थे, अरबी घोड़े जो एक अच्छी नस्ल के थे। वो हथियार लेके आए थे, लूट के लिए आए थे, पेट भरने के लिए आए थे, और यहीं आकर के बस के यहीं आबाद हो गए। यही पठान यही हैं, तुर्क यही हैं, और कबीले यही हैं, और उन्होंने सारी यहाँ भारत में ही शादियां की हैं। यदि इतिहास में ये लिख दिया जाता कि मुसलमानों का ननिहाल पक्ष भारतीय है, जो वास्तविकता है, तो ये फसाद ही नहीं होता। ये फसाद जिन लोगों ने किया है वो एक अलग है। राजस्थान के इतिहास में लिखना पड़ा गौरीशंकर ओझा को भी कि राजस्थान विदेशी आक्रमणकारियों ने और मराठाओं ने बराबर ही बर्बाद किया है। जितने अत्याचार मराठों ने किए हैं, और मराठों के सारे सेनापति ब्राह्मण थे, यहाँ चौथ वसूली करते थे। यहाँ एक ऐसी जगह हमने खोजी जिनको पिंडारियों की मांद कहते हैं, पिंडारी उन्होंने बनाए। तो सामंतों का कोई गौरवशाली इतिहास नहीं, बहुत एक काला पृष्ठ है उनका। आपस में लड़ाई झगड़ा करना, अय्याशी करना, जनता के ऊपर दमन करना, उसकी वजह से हम पिछड़ते गए और हमने किसी दूसरे से तुलना नहीं की। और हमारे ऊपर एक ऐसा वर्ग बैठ गया जो वर्ग ने पाबंदी लगा दी कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अपने देश से बाहर नहीं निकलोगे। जब हम बाहर नहीं निकलेंगे तो अंदर क्या करेंगे? अंदर आज भी ये स्थिति है कि मेरे को इतने साल हो गए पढ़ते हुए, आज भी मैं तमिलनाडु का, केरला का या आंध्रा का न उनकी भाषा समझता हूँ, न उनके पूरे संस्कारों को समझता हूँ। तो और मैं कहूँ कि मैं भारत का के इतिहासकार हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये गलत है। मैं विद्यार्थी के नाते इन चीज़ों को देखता हूँ। दूसरा जो समाज के बारे में है, ये काल्पनिक जो किताबें लिखी गई, आधार पर जो ऋषियों ने अलग अलग जगहों से इकट्ठी करके जो लिखी गई, वेद मुख्यतया ब्राह्मणशील और पशुपालक लोगों ने लिखे। पहले श्रुति थे, जबानी थे, गाए जाते थे, बहुत लेट पीरियड में वो लिपिबद्ध हुए हैं। उनके बाद में पुराने आई हैं। और इतिहासकारों ने सही लिखा है कि लोगों ने नया कुछ, भारत के अंदर वो एक समय था जब हम डीडवाना की सभ्यता को देखते हैं कि जिसमें वो विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े थे। तो उस समय को इन्होंने बाद में केवल जो उनको मिला साहित्य, उसी के ऊपर टिप्पणियां लिखना शुरू कर दिया। और टिप्पणियां लिखते लिखते आज हालत ये हो गई कि वो मूल साहित्य ही गायब हो गया। वाल्मीकि की रामायण को मूल को कोई नहीं पढ़ता, रामचरितमानस को पढ़ते हैं। और वाल्मीकि रामायण का साहित्य, बहुत से लोगों ने जो ये कहते हैं कि रामायण में ये लिखा है, उस किताब का दर्शन ही नहीं किया। जबकि भारत में 28 रामायण है, उनमें जैनियों का अलग है, औरों का अलग है। लेकिन ये सारी पोथियां जो लिखी गई हैं वेदों को छोड़कर,
पुराण है, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सारी बौद्धों को हराने के बाद शुंग पुष्यमित्र ने जो सेनापति था मौर्यों का, उसने अपने मालिक को मारकर जब शुंग शासन कायम हुआ तो जितना भी साहित्य हमें उपलब्ध है वो शुंग काल से लेके हर्षवर्धन के काल के मध्य लिखा गया है। और कनाडा की यूनिवर्सिटी ने शोध किया था, बहुत पहले से एक शोध था कि यूरोप का राइटर जो है, यूनान का राइटर जो है, उसके आधार पे उसी के साहित्य को मद्देनजर रखकर भारत में भी एक नया मिथक खड़ा किया गया, जिसके 3 नाम हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। और 2 किताबें सामने आई, एक चाणक्य नीति और एक अर्थशास्त्र। उनका हम गंभीरता से अध्ययन करें तो हमारे पास और तो कुछ नहीं तरीका बचता, लेकिन उसके समकालीन मौर्यों के समय में जो विदेशी यात्री आए, चाइनीज यात्री आए, उसके बाद में फाइयान आए, शुंग आए और बहुत से यात्री आए, शाहजहां के टाइम तक जितने भी यात्रा वृत्तांत लिखे गए, उनमें किसी में भी चाणक्य शब्द नहीं है, उनमें किसी में भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं है। आखिर में यदि हम 100-150 साल पहले का यदि हम देखें 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो भारत के ऊपर व्यवस्थित जो लिखा गया है, प्राचीन ऐतिहासिक, भारत का प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल के नाम से किताब है, जो कनियम ने लिखी थी। और उसने वो सारा जगह गए हैं, सब जगह गए हैं, और उसने तो यहाँ तक लिखा था, रामायण का उदाहरण दिया है, उसमें दोहा दिया है कि मैं साकेत के को मेरी बेटी के देता हूँ। उसमें अयोध्या शब्द नहीं है। नए नए मिथक गढ़े गए, इन्होंने शब्दों को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि शब्द अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, शब्द का अपने आप में एक इतिहास होता है, लेकिन अलग अलग काल में उस शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब यहाँ की जनता परेशान थी यज्ञ और होमों के नाम से, जो जानवरों की बड़े पैमाने पर बलि दी जाती थी, उस बलि को रोकने के उनके खिलाफ जो खड़े हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो खड़े हुए, तो उन यज्ञों में जो बलि लेते थे, उस बलि का जो हिस्सा लेते थे, उसको भाग लेते थे, तो उसको भगवान कहते थे, क्योंकि भगवान सारे ब्राह्मण थे। भगवान से शब्द अब ब्रह्मसों के भगवान हो गया। वैसे ही हो गया जैसे किसी समय राजाओं के ऊपर जो राजा है उसको महाराजा कहते थे, और जब महाराजा थोड़े दिन पहले ब्राह्मण को कहते हैं कि कोई भी संस्कार कराना हो तो महाराज को बुलाइए, तो वो महाराजा से महाराज हो गया। आजकल महाराज जो है वो रसोइयों को कहते हैं, जो बेसन का पर किलो पर अपना पैसा लेता है। समय के साथ शब्द अपना अर्थ खो देता है, और समय शब्द का अलग अर्थ निर्धारित करता है। हमें ये देखना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ का जो समाज है, फिर उसके बाद में आज हमें यदि एंथ्रोपोलॉजी हमें नहीं आती है तो हम समाज को और समाज को समझने में काफ़ी असमर्थ हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो हेनरी मॉर्गन को हम यदि गुरु माने, उसको यदि हम आधार माने, तो हम पाते हैं कि समाज किस ढंग से आगे बढ़ा, किस ढंग से समाज में कबीलाई व्यवस्था आई, किस ढंग से जातिवाद आया और जातियों के अंदर उपजातियां आई, गोत्र आए, और आज भारत विभिन्न गोत्र जातियों में बटा हुआ है, और बीच का एक व्यापारी तबका, एक मानसिक लोगों को गुलाम रखने वाला पूरा एक पंडित वर्ग को लालच देकर यहाँ तक चला गया कि आज भारत में 70% प्राकृतिक संपदा पर कब्जा 10 घरानों का है। तो और मानव नीचे दबता गया। एक काल के अंदर मानव दास था, एक काल के अंदर उसका नाम, अब आज हम 1947 के बाद के काल के ऊपर मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि एक बहुत लंबा हो जाएगा, और
यदि कभी मौका मिला तो 1947 की आज़ादी का जो नाम है उस पे सबसे बेहतर अभी एक किताब आई है नाना जी ने उसके भारतनामा के नाम से, उनमें भी हमें काफ़ी चीज़ मिलती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो राजनीतिक पार्टियों ने 47 के अंदर अंग्रेजों के सामने जो सामंतवाद से समझौता किया, वो सामंतवादी संस्कार, सामंतवादी तौर तरीके, सामंती परंपरा समाज में कायम है। और ये जो शहर है, शहरों का निर्माण जो हुआ है, क्योंकि भारत में एक बहुत सभ्य उज्जवल थी सभ्यता थी जो जिसको अर्बन सिविलाइजेशन कहते थे। रूरल सिविलाइजेशन से पहले अर्बन सिविलाइजेशन थी, और वो अर्बन सिविलाइजेशन का अभी काल डिसाइड नहीं हुआ। कुछ शहर हमने भी चिन्हित किए हैं जहाँ कोशिश करेंगे कि वहाँ आगे उसकी खुदाई हो। अभी कई हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल सभ्यता के बीच में क्या था, तो उसके लिए अभी खुदाई हो रही है हड़प्पा के सेंटर पर कालीबंगा के अंदर, जहाँ अभी हम वो सारा देख के आए हैं कि वहाँ के क्या अवशेष मिलते हैं कि बीच में आदमी कैसा था, क्या खाता था, कब उसने खेती शुरू किया है। और इस 5000 से और हम जब पीछे जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज हम वैज्ञानिक युग में पहुँच गए हैं। इस वैज्ञानिक युग के अंदर आज जहाँ हम कंप्यूटर से भी आगे बढ़कर, कंप्यूटर ने अपनी भाषा बना ली, और उससे भी आगे बढ़कर जब हम आर्टिकल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ गए हैं, तो आज हमें और सुविधा हो गई है अनुसंधान करने की, हमारे इतिहास को व्यवस्थित करने की, और व्यवस्थित करके हमारी भावी पीढ़ी को हम सही तथ्यात्मक इतिहास पेश कर सके। दुर्भाग्य है कि डीडवाना की सभ्यता की जो खोज हुई वो अन्य यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। रामकृष्ण शर्मा की किताब में उसका हवाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, जेएनयू में भी है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी और गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। तो हम इस भावी पीढ़ी को इतना पीछे क्या इसलिए तो नहीं रख रहे हैं कि इनको आगे चल के हम गुलाम बनाना चाहें, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए इतिहास अपने आप में करवट नहीं लेता, इतिहास अपने आप में आगे बढ़ता है। लेकिन जब एक स्टेज पार करके दूसरे स्टेज में गुजरता है तो हो सकता है वो खूनी संघर्ष भी हो और कुर्बानी भी मांगता हो, और उन कुर्बानी को देने के लिए जिस मुल्क की जनता जितना तैयार रहती है वो उतना ही अपना अच्छा इतिहास कायम कर लेती है और समाज उतनी ही उन्नति कर पाता है। धन्यवाद। कृष्णा जी